Yes, on the board. Class. Yes. Now we are going to start the topic of transistor as an amplifier. Yes. The figure shows a NPN transistor operated in CE configuration. Yes. On the board. Yesterday we have completed the circuit up to this part. Yes. On the board. Yesterday we have covered different configurations of the transistor. Yes, shall we start the discussion? Yeah. On the board. कल जितना हमने पोर्शन किया था, हमने इतने सर्किट की वर्किंग देख ली थी. कल वाला जो पार्ट था, एक बार रिपीट कर देता हूं. दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर इन सीई कॉन्फ़िगरेशन. अगर इस ट्रांजिस्टर को हम डिटेल पे देखें, वीबीबी तुम्हारी इनपुट बैटरी है जो सर्किट को ड्राइव कर रही है. इनपुट रेजिस्टेंस इज योर आरबी, इनपुट करंट इज योर आईबी. आउटपुट रेजिस्टेंस इज योर आरसी एंड आउटपुट करंट दैट इज फ्लोइंग हियर इज आईसी. Fine. Two major changes that I have done in this particular diagram is here I have applied a capacitor. I have connected a capacitor, and here I have given input Vin. At the output I have connected a capacitor and is given output Vout. Fine. On the board. Now these are your capacitors. Mark it as C in input capacitor. Mark it as C out output capacitor. Now here circle V in and a circle V out. These are not AC sources. ठीक है, अब ध्यान से देखो ये चीजें हैं क्या. Yes, on the board. सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं. कंसंट्रेशन बिल्कुल बोर्ड पे रहे. जो जितना ये हमारा डॉटेड लाइन वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज योर ट्रांजिस्टर ओनली. ठीक है, देखो है क्या ये चीज. डॉटेड लाइन वाला पोर्शन ये हमारा ट्रांजिस्टर है. ठीक है, ये तुम्हारी बैटरी क्या शो कर रही है. ये तुम्हारी बैटरी, इनपुट बैटरी और आउटपुट बैटरी, ये वो बैटरीज है जो ट्रांजिस्टर को करंट सप्लाई कर रही है. ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. ये हमारी पूरी ट्रांजिस्टर सीई कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है. ये सर्किट देखो, टॉपिक इज एनपीएन ट्रांजिस्टर इन सीई कॉन्फ़िगरेशन. इसका एप्लीकेशन क्या है. दिस इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर. ठीक है, अभी हमने क्या किया, मैं मार्केट से एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को उठा के लेके आया, मैंने इसको सीई कॉन्फ़िगरेशन में लगा दिया. सीई कॉन्फ़िगरेशन में लगाने का मतलब है मैंने इसके एमीटर टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया. उसके बाद ट्रांजिस्टर वर्क कब करेगा, जब उसका एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होगा. वीबीबी बैटरी से मैंने इसका एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस कर दिया, वीसीसी बैटरी से कलेक्टर जंक्शन मैंने रिवर्स बायस कर दिया. नाउ दिस ट्रांजिस्टर इज रेडी टू प्रोड्यूस an amplified action. Now this transistor is ready to produce an amplified action. अब ये एम्पलीफायर की तरह काम करने के लिए तैयार है. ये एम्पलीफायर की तरह काम कब करेगा, जब आप इसको कुछ सिग्नल दोगे. ये चीज क्लियर है, जब आप आपको सिग्नल दोगे. इनपुट, ये VBB इज नॉट इनपुट सिग्नल. VBB इज व्हाट, ये वो इनपुट बैटरी है जो एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रही है. VCC इज नॉट आउटपुट. VCC आउटपुट की वो बैटरी है जो सर्किट को रिवर्स बायस कर रही है. अब यहां पे इस Vin का क्या मतलब है, ये Vin क्या शो कर रहा है. दिस Vin इज योर इनपुट सिग्नल, जो आप माइक में बोल रहे हो हेलो. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये मेरे हाथ में एक माइक है. ठीक है, इस माइक के अंदर क्या लगा हुआ है, इस माइक के अंदर ये ट्रांजिस्टर है और इसके अंदर दो छोटी छोटी बैटरीज लगी हुई हैं जो हमारे सर्किट को एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रही है, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर रही है. अगर मैंने माइक को ऑन कर दिया, माइक को ऑन करते हैं ना, वो जो बटन होता है उसको ऊपर करते हैं. उस बटन के ऊपर होने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो हमारी दोनों कीज हैं वो क्लोज हो चुकी है. मतलब बैटरीज ने सर्किट को करंट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. अब जैसे ही मैं इस माइक में हेलो बोलूंगा, वो हेलो तुम्हें और ऊंचा होके सुनाई देगा. रीजन इज एमीटर में जो तुम्हारा एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है. सर्किट पहले तुम्हारा लो रेजिस्टेंस से पास करेगा, फिर तुम्हारा हाई रेजिस्टेंस से पास करेगा. लो रेजिस्टेंस में पावर लो होगी, हाई रेजिस्टेंस पे पावर हाई होगी, और जो तुम्हें हेलो सुनाई देगा वो एम्पलीफाइड फॉर्म में सुनाई देगा इन द फॉर्म ऑफ Vin. आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि Vin तुम्हारी क्या चीज है. Vin इज योर इनपुट सिग्नल जो आप अपने इस ट्रांजिस्टर को दे रहे हो, और Vout इज योर आउटपुट सिग्नल जो आप अपने ट्रांजिस्टर से ले रहे हो. मतलब जो आपका माइक आउटपुट डिलीवर कर रहा है. ठीक है, अब देखो, अब यहां से मान के चलते हैं
यस ऑन द बोर्ड। मैंने बहुत स्लो आवाज में बोला हेलो, ठीक है। अब ये देखो, ये तो सबको पता है कि जितने भी हमारे ये कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, यस। अब अगर मैं हेलो वर्ड बोलूं, इस हेलो को ये पूरा टॉपिक समझाने के लिए एक मुझे वर्ड को पहले यूज करना पड़ेगा, ट्रांसड्यूसर। कितनों ने सुन रखा है ट्रांसड्यूसर वर्ड? सुन रखा है? पहले एक बार क्लियर कर देता हूं। यस, इधर देखो, ट्रांसड्यूसर वर्ड हम कम्युनिकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, बट इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत छोटा सा यूज है उस ट्रांसड्यूसर का। ये चीज मैं बता देता हूं, ट्रांसड्यूसर क्या चीज है। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस which is used to convert a non-electrical signal into electrical one। कहने का मतलब क्या है? ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। बहुत सारी चीजों में क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का मतलब, अभी नोट मत करो, नोट करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ बोर्ड पे समझते रहो कॉन्सेप्ट को। यस, ऑन द बोर्ड। इस मोबाइल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी लगी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर। इन 5 चीजों से दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनती हैं और कोई बड़ी चीज नहीं होती। रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, चाहे वो तुम्हारा कोई रेजिस्टर है, चाहे वो तुम्हारा कोई कैपेसिटर है, चाहे वो तुम्हारा कोई डायोड है, चाहे वो तुम्हारा कोई ट्रांजिस्टर है, ये चारों डिवाइसेस, चाहे वो तुम्हारा इंडक्टर है, इस रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर और इंडक्टर, इन पांचों डिवाइसेस को ये चीज समझ आती है कि ये तुम्हारा कोई सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल, ठीक है। हमने अल्टरनेटिंग करंट पूरा पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, अल्टरनेटिंग करंट अप्लाइड टू कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। इस रेजिस्टर, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये इसको पहचानता है, ठीक है, इस सिग्नल को पहचानता है, बहुत अच्छे से पहचानता है। ये जो कैपेसिटर है या रेजिस्टर है, ये इस सिग्नल को भी पहचानता है। ये तुम्हारा कौन सा सिग्नल है? एसी सिग्नल है। ये तुम्हारा कौन सा सिग्नल है? डीसी सिग्नल है। ये चीज क्लियर है? इनको ये पता है एसी और डीसी के साथ कैसे डील करना है। बट अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हेलो बोलूं, इसको ये पता है हेलो के साथ कैसे डील करना है। इसके लिए हेलो कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी बोलो, हेलो बोलो, एक्स वाई जेड कुछ भी बोलो। ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनको ये पता है दिस इज योर एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल के साथ हमें ऐसे बिहेव करना है। दिस इज आवर डिजिटल सिग्नल। एनालॉग और डिजिटल का सबको आइडिया है ना। एनालॉग सिग्नल्स वो होते हैं जो हमारे टाइम के साथ वेरी होते हैं, जैसे अल्टरनेटिंग और इलेक्ट्रॉनिक और डायरेक्ट सिग्नल होते हैं, वैसे ही एनालॉग और तुम्हारे डिजिटल सिग्नल होते हैं। अब ये हमारा एक एनालॉग सिग्नल है और एसी सिग्नल है। रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर को ये पता है कि हमें एसी सिग्नल के आते ही कैसा बिहेवियर देना है और डीसी सिग्नल आते ही कैसा बिहेवियर देना है। अब अगर मैं इनको हेलो बोल रहा हूं, हाय बोल रहा हूं, गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं, गुड आफ्टरनून बोल रहा हूं, इनको नहीं पता उन सिग्नल्स के साथ कैसे बिहेव करना है। तो कोई भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, लेट्स से मोबाइल, सबसे पहला कंपोनेंट जो मोबाइल में लगा होता है दैट इज अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है? ट्रांसड्यूसर इज अ कंपोनेंट व्हिच कन्वर्ट्स any non-electrical quantity into electrical quantity। For example, मैंने बोला हेलो, तो सबसे पहले मोबाइल का अंदर जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या करेगा? मेरे इस हेलो को किस में कन्वर्ट करेगा? यहां से मैंने बोला हेलो, ये इस हेलो की एक वेवफॉर्म बना देगा। लेट्स से इसने वेवफॉर्म बना दी कुछ इस तरीके से। अब मेरे जो इसके अंदर रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर लगे हुए हैं, उनको ये तो पता ना इस सिग्नल के साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है। अब अगर मैंने मोबाइल में और ऊंची बोला, हेलो चिल्ला के बोला, तो ये सिग्नल को जो प्रोड्यूस करेगा वो ऐसा हो जाएगा, एम्पलीफाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यूअसली बोलता जा रहा हूं, हेलो क्या हाल चाल है, बढ़िया, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, तो ये सिग्नल इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्लियर है? ट्रांसड्यूसर इज अ कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। और सबसे बड़ा रोल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी लैंग्वेज में बोलें, सबसे पहले वो फिजिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट होना चाहिए। फिजिक्स की लैंग्वेज का मतलब वोल्टेज या करंट, ठीक है। और इस पूरी दुनिया में जो मैंने नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ढेरों एग्जांपल हैं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुम्हारे वॉइस सिग्नल भी हो सकते हैं, वीडियो सिग्नल भी हो सकते हैं,
जेपीजी फाइल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, जो तुम्हारी पिक्चर्स होती हैं, और टेम्परेचर सिग्नल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुम्हारे सिर्फ दो होते हैं, कौन कौन से? वोल्टेज और करंट। ये बहुत बेसिक डिस्कशन किया मैंने ट्रांसड्यूसर की। जब कम्युनिकेशन आएगा फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर किस तरीके से कन्वर्ट करता है। अभी सिर्फ ट्रांसड्यूसर का मैंने आइडिया दिया है, व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर, क्योंकि यहाँ पे इस वर्किंग को करने के लिए ट्रांसड्यूसर की समझ होनी चाहिए। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। ट्रांसड्यूसर के बारे में हमें पता चल चुका है, इधर देखो बोर्ड पे। अब सबसे पहले इधर देखो, ये हमारा माइक है, ठीक है, इस माइक में मैं हेलो बोल रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने हेलो बोला, मेरा हेलो कौन सा सिग्नल है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल? नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल सबसे पहले इनपुट ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? उस मेरे नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करेगा? एक एनालॉग सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। लेट्स से जो मैंने हेलो को बोला, लेट्स से जो मैंने हेलो बोला था, उस हेलो को ट्रांजिस्टर में ये कन्वर्ट कर दिया। दिस इज माय हेलो सिग्नल, ठीक है। मेरे नॉन इलेक्ट्रिकल हेलो सिग्नल को ट्रांसड्यूसर ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये मेरा क्या बन गया है? ये मेरी इनपुट वेव तैयार होगी है, स्मॉल हेलो, ठीक है, छोटा हेलो, जो स्लो स्पीड का है और लो एम्पलीट्यूड का है। अब सबसे पहले ये किसके पास जाएगा? इधर देखो, सबसे पहले किसके पास जाएगा? इनपुट कैपेसिटर के पास। कैपेसिटर का प्रिंसिपल, इट blocks DC and allows AC to pass through। तो क्या करेगा? ये जो हमारे सिग्नल में अगर थोड़े बहुत डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, अगर थोड़े बहुत डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो उनको ब्लॉक करेगा और एसी सिग्नल को पास होने देगा। वैसे देखो पॉसिबिलिटी क्या होती है, इधर देखो, इस कैपेसिटर का यहाँ पे रोल इनपुट के डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करने का नहीं है। ध्यान से सुनना जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने कैपेसिटर लगाया है, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड अलाउज एसी टू पास थ्रू। इस कॉन्सेप्ट से तुम्हें ये पता चलता है कि ये जो हमारा सिग्नल है, इस सिग्नल के डीसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक करेगा और एसी कंपोनेंट्स को पास होने देगा। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो सिग्नल है ये पर्टिकुलरली टाइम के साथ तो चेंज हो रहा है, तो इसके एसी कंपोनेंट तो हमें समझ आते हैं, रिपल्स तो दिख रहे हैं, इसमें कोई डीसी कंपोनेंट कैसे होगा? तो आंसर है इसमें डीसी कंपोनेंट नहीं होगा। फिर हमने ये इनपुट पे कैपेसिटर क्यों लगाया? अगर इनपुट सिग्नल पे हमारा कोई डीसी सिग्नल है ही नहीं, सिर्फ एसी सिग्नल ही अपीयर हो रहे हैं जिनको पास होने देना है, फिर ये कैपेसिटर हमने यहां क्यों लगाया? इस कैपेसिटर को यहां लगाने का पर्पस है, ये जो हमारी VBB बैटरी है, इस VBB बैटरी से जो करंट निकलेगा, इस करंट के पास दो रास्ते। पहले जब इनपुट नहीं थी तो इस करंट के पास सिर्फ ये रास्ता था आगे जाना। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने पीछे Vin लगाई, Vin क्या है तुम्हारी? इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल क्या है? जो तुम माइक में बोल रहे हो। अगर मैं एक तरफ, अगर ये कैपेसिटर नहीं है, ध्यान से देखना, ये कैपेसिटर मैंने हटा दिया, मैं माइक को पकड़ा हुआ है अपने हाथों में, VBB बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी के पास करंट की दो डायरेक्शंस, एक ये आगे की रेजिस्टेंस, एक ये पीछे की रेजिस्टेंस। बाय चांस अगर ये रेजिस्टेंस मेरे हाथ की रेजिस्टेंस से ज्यादा हुई, ध्यान से सुनना, इस करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो ये RB और इधर जो मैंने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। बाय चांस अगर ये रेजिस्टेंस मेरे हाथों की रेजिस्टेंस से ज्यादा हुई तो क्या होगा? सारा का सारा करंट मेरे हाथों, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया? इनपुट कैपेसिटर। इनपुट कैपेसिटर क्या करेगा? अगर बाय चांस ये करंट पीछे आने की कोशिश भी करता है तो इसको ब्लॉक कर लेगा। ये तो पक्के से डीसी बैटरी है, इसका तो करंट 100% डीसी ही होना है। तो इस इनपुट कैपेसिटर का पर्पस क्या है? जो पीछे करंट आए उसको ब्लॉक। तो मैं इनपुट पार्ट मेरा सेफ है, इसका रोल क्लियर हो गया इनपुट कैपेसिटर का, ठीक है। चलो अब मैंने स्लो आवाज में बोला हेलो, ये हेलो सिग्नल Vin इज आवर हेलो सिग्नल। ये हेलो सिग्नल इनपुट कैपेसिटर को बहुत इजीली पास कर देगा क्योंकि हमारे एसी सिग्नल है। एसी सिग्नल को कैपेसिटर बहुत इजीली पास होने देता है। अब ये इनपुट सिग्नल कहां पे गया? इस जंक्शन के पास। ये कौन सा जंक्शन है? VBE। VB इज योर बेस एमिटर जंक्शन। एमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। एमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस पे अगर ये हमारा एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम पे जो हमारी इनपुट पावर क्रिएट होगी Pin, इनपुट पावर का फॉर्मूला
I स्क्वायर इंटू R, P in इक्वल टू I in का स्क्वायर इंटू R in। इनपुट करंट हमारा क्या है? I B का स्क्वायर, और इनपुट रेजिस्टेंस हमारी क्या है? RB। तो ये हमारा क्या क्रिएट हो गया? पावर इनपुट। अब ये सिग्नल इनपुट एमीटर के थ्रू होता हुआ कहां पे पहुंचेगा? कलेक्टर पे। लगभग जीरो होगी सर पावर किसकी? लगभग जीरो नहीं कह सकते। देखो ये तो तुम्हारा करंट जो है वो बेस करंट तो हमेशा बहुत स्मॉल होगा, ये मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। इधर देखो, जो हमारी करंट की कंट्रीब्यूशन होती है ऑन द बोर्ड, करंट की कंट्रीब्यूशन जो हमारी इक्वेशन होती है ट्रांजिस्टर में, I इक्वल टू IB प्लस IC, एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अगर एमीटर करंट तुम्हारा 100% है तो बेस करंट तुम्हारा 5% होता है और कलेक्टर करंट तुम्हारा 95% होता है। ऑलमोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन बैठती है, ठीक है। ये तुम्हारा 94% हो गया तो ये 6% हो जाएगा, ये 96% ये तुम्हारा 97% हो गया तो ये 3% होगा। 2-4% की वेरिएशन आती है। जो मेजर कंपोनेंट होता है वो तुम्हारा कलेक्टर करंट होता है, बहुत थोड़ा एमीटर करंट होता है, और इन दोनों का एडिशन एमीटर करंट बनता होगा। अब यहां पे आ जाओ, P in हमारा IB स्क्वायर इंटू RB है। इनपुट करंट हमारा बहुत कम, ठीक है। इनपुट करंट हमारा बहुत कम। अगर ये करंट कम है तो ये जो हमारी इनपुट की रेजिस्टेंस है इसको भी मैं ऑलमोस्ट, अब इधर देखो, अब ध्यान से सुनना जो चीज मैं बता रहा हूं। ये RB क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस है। ये कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा। रेजिस्टेंस ही लगानी है ना। अब ध्यान से देखना मैं क्या करना चाह रहा हूं। ये मैं मार्केट से क्या लेके आया, अब वर्किंग ट्रांजिस्टर की वर्किंग करा रहा हूं, बहुत ध्यान से। मेरे पास क्या है? मैं मार्केट से सिर्फ इस ट्रांजिस्टर को उठा के लेके आऊंगा। अब इस ट्रांजिस्टर के साथ मैंने क्या कनेक्ट करना है? VBB RB VCC RC, ये दो रेजिस्टेंसेस और ये दो बैटरी। मुझे पता है ये ट्रांजिस्टर डीसी पे ऑपरेट होता है, 3-4 वोल्ट पे फर्स्ट क्लास चल जाएगा। मैं 3 वोल्ट यहां लगा दूंगा, 10 वोल्ट यहां लगा दूंगा। भाई ये बैटरी बड़ी होनी चाहिए, ये बैटरी छोटी होनी चाहिए, जस्टिफाइड, समझ आ गया। अब उसके बाद P इनका एक्सप्रेशन क्या है? IB स्क्वायर इंटू RB। लॉजिकली पक्का कॉन्सेप्ट से हिट कर रहा है, कोई डाउट नहीं है। आउटपुट पावर हमें कितनी मिलेगी? आउटपुट पावर का फॉर्मूला होगा I आउट का स्क्वायर इंटू R आउट। पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R। आउटपुट पावर कितनी होगी? आउटपुट स्क्वायर, आउटपुट करंट का स्क्वायर इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट करंट कितना है हमारा? IC का स्क्वायर, और आउटपुट रेजिस्टेंस हमारी कितनी है? RC। तो ये हमारी बन गई P आउट। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं इस ट्रांजिस्टर की, यस ऑन द बोर्ड, अगर मैं इस ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी निकालूं कि ये ट्रांजिस्टर कितना एफिशिएंट है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला P आउट अपॉन P इन इनटू 100। एफिशिएंसी का मतलब ये मुझे कितने परसेंट सिग्नल को एम्पलीफाई करके देगा। आउटपुट पावर का फॉर्मूला IC स्क्वायर इनटू RC। इनपुट पावर का फॉर्मूला IB स्क्वायर इनटू RB इनटू 100। ये हमारा हो गया। अब IC स्क्वायर और IB स्क्वायर के साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि ये करंट्स हैं जो इस ट्रांजिस्टर में फ्लो हो रहे होंगे। तो जो हमारी एफिशिएंसी है वो मेजरली IC, RC, IB और RB पे डिपेंड करती है। IC और IB तुम्हारे मिली और माइक्रो एम्पियर में है, ठीक है। इधर देखो, मिली और माइक्रो एम्पियर में है। मिली और माइक्रो का स्क्वायर होना उनको और बड़ा बनाएगा कि छोटा बनाएगा? और छोटा बनाएगा। मिली का मतलब 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 का स्क्वायर 10 टू पावर -6 और छोटा हो गया। अगर ये माइक्रो में होते हैं 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6 का स्क्वायर 10 टू पावर -12 और छोटा हो गया। मतलब करंट्स का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है एफिशिएंसी में। बचा क्या? RC और RB का कंट्रीब्यूशन। RC और RB किसके हाथों में है? हमारे हाथों में। मैं अपने सिग्नल को जितना ज्यादा एम्पलीफाई करना चाहता हूं उतनी ज्यादा मैं RC रख दूंगा। मैं अपने सिग्नल को जितना ज्यादा एम्पलीफाई करना चाहता हूं उतनी कम मैं RB रख दूंगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल स्पीकर, अ ब्लूटूथ स्पीकर, अ वूफर एंड अ एम्पलीफायर। हमारे पास आउटपुट ये साउंड डिवाइसेस होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं, USB स्पीकर्स होते हैं, वूफर्स होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, बूम बॉक्सेस होते हैं। कोई जितनी आवाज को ज्यादा एम्पलीफाई कर रहा है मतलब उसका कलेक्टर रेजिस्टेंस
बहुत बड़ा है और इनपुट रेजिस्टेंस आर भी बहुत छोटा है। उसमें भी ट्रांजिस्टर बिल्कुल ट्रांजिस्टर ही नहीं, वो ट्रांजिस्टर फिर वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हो जाती है ना। ये तो हमारा एक बेसिक फंडा है कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करना है। अब जितनी तुम्हें वो चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, तो और चीजें ऐड अप होती रहती है, ऐड ऑन होती है। ये तो एक बिल्कुल सिंपल फंडा है कि सिग्नल एम्पलीफाई कैसे होता है। ठीक है, अब और भी बहुत चीजें आ जाती हैं, नॉइस आ जाती है, अभी समझाता हूं। इधर देखो, ये इतनी चीज क्लियर हुई, इसको पहले नोट करो। अभी ये अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का, ये तुम्हें बस ओवरव्यू दिया कि ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता कैसे है। अब फिजिक्स की टर्म में इक्वेशन करो नोट इतना है, ये बताता हूं अभी, पहले नोट करो इतना जितना करा है। बीच पर ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को अल्टरनेट होता है करंट कंट्रोल डिवाइस। करंट कंट्रोल डिवाइस जो ट्रांजिस्टर होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। तो इसमें हम जो डील करेंगे वो करंट करेंगे, वोल्टेज की कौन सी कर ही नहीं सकते क्योंकि ट्रांजिस्टर जो हमारा कंट्रोल होता है वो करंट से होता है, जो एमीटर करंट बेस I इक्वल टू IB। मैंने तुम्हें करंट की इक्वेशन दी ना, वोल्टेज की तो कोई इक्वेशन है ही नहीं, I इक्वल टू IB प्लस I। तो मेरे करंट से कंट्रोल होता है, इस इक्वेशन में करंट वोल्टेज वाला को क्या करता है तो बिल्कुल बता बैठे हैं करंट को एम्पलीफाई करने से उसको अप डाउन करते हैं। नहीं, पहले जितना समझ आया वो लिखो, अभी इक्वेशंस की टर्म में है कि एम्पलीफाई करना है। एक आइडिया हो गया कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता कैसे है। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर सर्किट को एम्पलीफाई करता कैसे है। कल हमने जो क्वेश्चन किया था, ये जो हमारा डॉटेड लाइन में पैक्ड है, इतना क्वेश्चन किया था। कैपेसिटर्स का रोल क्लियर है। ठीक है, इनपुट कैपेसिटर और आउटपुट कैपेसिटर। हाँ, इधर देखो, यस, इधर देखो, इनपुट कैपेसिटर का तो रोल क्लियर हो गया। आउटपुट कैपेसिटर, यस, ऑन द बोर्ड। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सॉन्ग सुन रहे होते हैं, वो कोई कंटिन्यूअसली बीप स्टार्ट हो जाती है। इधर ध्यान दे दोनों, कभी कभी हम हेडफोन्स में या कोई भी हमारा साउंड डिवाइस है, हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है, माइक में, या माइक ऐसे आवाज नहीं करता कंटिन्यूअसली, जब हम ऊपर ठक ठक करते हैं, बीप कंटिन्यूअसली बीप प्रोड्यूस करता है। उस कंटिन्यूअस बीप का क्या मतलब है? उस कंटिन्यूअस बीप का मतलब है कि यहां से डीसी करंट, इस बड़ी बैटरी का डीसी करंट इस कैपेसिटर को क्रॉस करके वी आउट तक पहुंच गया। और डीसी क्या होता है? whose magnitude and direction remain fixed with respect to time, मतलब वो जो प्रोड्यूस करेगा एक कांस्टेंट साउंड बीप प्रोड्यूस करेगा। जो तो कभी क्रॉस क्यों हो गया? कभी कभी ये कैपेसिटर इनएफिशिएंट हो जाता है इस डीसी करंट को रोकने। कभी कभी बहुत रेयर केसेस में जब आप उसको नॉक करते हो, वो नॉइस का केस होता है, वो नॉइस का कांसेप्ट होता है। जब मैं कम्युनिकेशन करूंगा फिर क्लियर करूंगा नॉइस क्या चीज है। नॉक करने से सी आउट ये जो है कैपेसिटर अनएफिशिएंट हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि नॉक करने से इनएफिशिएंट होता है, वो कभी कभी वर्किंग में प्रॉब्लम होती है। ट्रांजिस्टर में करंट तुम्हारा कम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कुछ डीसी कंपोनेंट तुम्हारा इस कैपेसिटर को क्रॉस कर, वैसे तो कैपेसिटर फुली ब्लॉक करता है डीसी को, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड अलाउज डीसी टू पास थ्रू, बट कभी-कभी सर्किट की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, इनएफिशिएंसी की वजह से कुछ तुम्हारा डीसी कंपोनेंट इसमें से कुछ सेकंड्स के लिए पास होता है, जिसकी वजह से वो कंटीन्यूअस तुम्हें बीप सुनाई देते हैं। उस बीप का सिंपल लॉजिक ये होता है कि कैपेसिटर के थ्रू कुछ डीसी करंट पास होके आ गया जो रेगुलर कंटीन्यूअस फॉर्म। अब इधर देखो, यस, इतना नोट हो गया, यस, ऑन द बोर्ड, यस, ध्यान से ये हमारे एक्सप्रेशन हो चुके हैं, यस, ऑन द बोर्ड। यहां से मैंने अपने सिग्नल को, हेलो सिग्नल जो इनपुट दिया था वो मैंने इस तरीके से दिया था। अगर ये मेरा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर है, ये जो मुझे आउटपुट सिग्नल देगा वो आउटपुट सिग्नल मुझे ऐसा नहीं मिलेगा। फर्स्ट तो मुझे क्या मिलेगा? एम्प्लीफाइड फॉर्म में। एम्प्लीफाइड फॉर्म मतलब लेवल्स के ऊपर हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और सेकेंडली मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने लिखवाया था जो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है वो क्या करता है? फेज रिवर्सल प्रोड्यूस करता है 180 डिग्री का। फेज रिवर्सल 180 डिग्री प्रोड्यूस होने का मतलब है ये जो मुझे सिग्नल मिलेगा ये एम्प्लीफाइड होके
उल्टा सिग्नल मिलेगा। मतलब ये सिग्नल स्टार्ट ऊपर से हुआ था और एंड अप नीचे हुआ था, ये सिग्नल स्टार्ट नीचे से होगा और एंड अप तुम्हारा ऊपर से होगा। ये तुम्हारा कौन सा ट्रांजिस्टर, सीई कॉन्फ़िगरेशन। ये हमेशा याद रखना है, कॉमन एमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन वाला ट्रांजिस्टर है वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा 180 डिग्री फेज रिवर्सल के साथ। और यही अगर आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर यूज होता तो वो यही आउटपुट प्रोड्यूस करता विद 0 डिग्री फेज रिवर्सल। अब ये फेज रिवर्सल क्यों आता है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं बोर्ड पे, समझो। और ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डज अ सीई कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर प्रोड्यूसेस अ 180 डिग्री फेज रिवर्सल। Yes, current discussion start on the board. Yes, heading बनाओ 180 degree phase reversal in CE amplification. 180 degree phase reversal in CE amplification। और ये बहुत इजी है, कुछ याद रखने वाला कोई रटने वाला प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी पार्ट है। हेडिंग बनाओ 180 degree phase reversal, 180 degrees phase reversal in CE configuration। 180 degrees phase reversal in CE configuration। degrees phase reversal in CE configuration। देखो बोर्ड पे, यस, क्या तुम मुझे आउटपुट वोल्टेज जो तुम्हारी अपीयर होगी उसकी इक्वेशन दे सकते हो? कल हमने बनाई थी ना इक्वेशन, VCE की इक्वेशन क्या बनी थी कल? इधर देखो, टोटल, इधर अप्लाइड वोल्टेज क्या है, VCC। इसने ICRC ने कुछ अपने क्रॉस ड्रॉप ले लिया, बचा क्या, VCE। इधर देखो बोर्ड पे, VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC। मैंने तुम्हें कल बताया था, ये वो इक्वेशन है जो पूरी ट्रांजिस्टर की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। पूरा ट्रांजिस्टर इस पे काम करता है। इधर देखो, VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये रही तुम्हारी VCE, ये रहा तुम्हारा ICRC और VCC का कॉम्बिनेशन, ये रहा तुम्हारा Vout। ये तीनों किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं AB, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं CD, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं EF, तो VAB इक्वल टू VCD इक्वल टू VEF। क्यों? क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो चाहे मैं इसको VCE के इक्वल लिखूं, चाहे मैं इसको Vout के इक्वल लिखूं, बात एक ही है। और Vout तो सर पोटेंशियल थोड़ी आउटपुट, Vout पोटेंशियल नहीं है तो आउटपुट सिग्नल है, उस आउटपुट सिग्नल के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा, वो पोटेंशियल। Vout इज नॉट योर आउटपुट सिग्नल। Vout मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो तुम्हारा एम्पलीफाइड सिग्नल है वो किस बेस पे एम्पलीफाई हुआ, कितना वोल्टेज डेवलप हुआ उसके अक्रॉस, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे VCE की जगह Vout लिख सकता हूँ, V0। Shall I say V0 equal to VCC minus ICRC? कोई डाउट इसमें? VCE को मैंने V0 लिख दिया क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब ध्यान से सुनो ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इन CE कॉन्फ़िगरेशन या PNP ट्रांजिस्टर इन CE कॉन्फ़िगरेशन। NPN या PNP है, बस बैटरी उल्टी करनी है, सर्किट बिल्कुल यही बनेगा, सिंपल, ठीक है। डायग्राम बनाओगे, ठीक है, थोड़ी बहुत वर्किंग लिखोगे, कैपेसिटेंस का रोल लिखोगे, सिग्नल उल्टा बना के आओगे, पावर की इक्वेशंस बनाओगे जो मैंने बताई एफिशिएंसी, उसके बाद फेज रिवर्सल का कांसेप्ट बनाओगे कि 180 डिग्री फेज रिवर्सल होता है। 180 डिग्री फेज रिवर्सल क्यों होता है ये मैं समझा रहा हूं बोर्ड पे। इधर देखो, स्टार्ट करें डिस्कशन। कांसेप्ट इज कि जो तुम्हारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर में जो हमें सिग्नल मिलता है वो 180 डिग्री फेज रिवर्सल से क्यों मिलता है। आउटपुट वोल्टेज की जो इक्वेशन है दैट इज VCC माइनस ICRC, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज की जो हमारी इक्वेशन है दैट इज VCC माइनस ICRC, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर सबसे पहले इनपुट सिग्नल आया, यस, ऑन द बोर्ड। जैसे ही हमारा इनपुट सिग्नल आया, इनपुट सिग्नल का पहला हाफ क्या है, पॉजिटिव, दूसरा हाफ क्या है, नेगेटिव। ड्यूरिंग positive half of the input, yes, during positive half cycle of the input, ये जो तुम्हारा एमिटर जंक्शन है ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ध्यान से सुनना, during
पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट जो तुम्हारा एमीटर जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होने का मतलब है इस जंक्शन की जो रेजिस्टेंस होगी ये क्या होगी, कम होगी, रेजिस्टेंस लो होगी जितनी लो हो सकती है। रेजिस्टेंस लो होने का मतलब है आईबी तुम्हारा ज्यादा होगा, आईबी तुम्हारा बढ़ने की कोशिश करेगा। फ्रॉम द बेसिक्स वी नो IE इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है। एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना इसको इनपुट सिग्नल को बढ़ाओगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान IB तुम्हारा बढ़ेगा। IB अगर तुम्हारा बढ़ेगा तो ओवरऑल पूरा करंट भी बढ़ेगा। उस पूरे ओवरऑल करंट के बढ़ने से IB का कंट्रीब्यूशन भी होगा और IC का कंट्रीब्यूशन भी होगा। तो जैसे जैसे आपका IB बढ़ेगा वैसे वैसे आपका IC भी बढ़ेगा। और IC के बढ़ने का मतलब है RC तुम्हारा कांस्टेंट है, पहले ये फैक्टर V0 था VCC माइनस ICRC। जैसे ही आपका ये IC बढ़ेगा आपका ये ICRC वाला फैक्टर बढ़ता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये फैक्टर VCC को भी क्रॉस कर देगा। तो छोटा टर्म माइनस बड़ी टर्म विल बी अ नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म होने का मतलब है जो तुम्हारा सिग्नल स्टार्ट होगा वो नीचे से स्टार्ट होगा। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग देखो दोबारा से जो हमारी आउटपुट की इक्वेशन है, आउटपुट की इक्वेशन है V0 इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ठीक है। जो हमें आउटपुट सिग्नल मिल रहा है V0 इक्वल टू VCC माइनस ICRC ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। जैसे ही तुम्हारा ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल होते ही जो तुम्हारा ये एमीटर जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस हुआ। फॉरवर्ड बायस होने का मतलब है ये कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का मतलब है IB तुम्हारा बढ़ेगा। Increase in IB will produce a consecutively increase in IC। IB बढ़ेगा तो IC भी बढ़ेगा। पहले ये V0 थी VCC माइनस ICRC, कुछ मिल रहा था मुझे V0 की वैल्यू। अब क्या हुआ, जैसे ही मेरा IC फैक्टर बढ़ा, IC फैक्टर बढ़ने से ICRC फैक्टर भी बढ़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में RC के साथ। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे ये VCC को भी क्रॉस कर देगा, क्योंकि VCC क्या है, ये तो EMF है ना जो तुमने अप्लाई किया है, 4 वोल्ट 10 वोल्ट 11 वोल्ट। एक पॉइंट ऐसा आएगा IC बढ़ता बढ़ता इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। अगर ये इसको इससे बड़ा हो गया तो ओवरऑल V0 क्या टर्म बनेगी, नेगेटिव। तो जब ये तुम्हारा सिग्नल इधर से पॉजिटिव क्रिएट होगा, उधर वाला सिग्नल तुम्हें उल्टा नेगेटिव वे में मिलेगा। अब सेकंड केस देखते हैं, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। सो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे ये होगा तो फॉरवर्ड बायस ही। इधर देखो, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस हो गया और नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस, ऐसा कुछ नहीं। ये कौन सा जंक्शन है, एमीटर रीजन है। एमीटर हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। तो पॉजिटिव साइकिल में ये ज्यादा फॉरवर्ड बायस था, नेगेटिव साइकिल में ये क्या होगा, कम फॉरवर्ड बायस। कम फॉरवर्ड बायस होने का मतलब है अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कुछ ज्यादा हो गया है। कम फॉरवर्ड बायस होने का मतलब है अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया है। कम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यस कम रेजिस्टेंस का मतलब IB तुम्हारा कम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी नहीं, एक सेकंड, ये तुम्हारा नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान तुम्हारा क्या हो गया, एक सेकंड को निकलने दो यार। वो तो नेगेटिव, जब तुम्हारे नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ये जो तुम्हारा फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस कम फॉरवर्ड बायस हो गया। कम फॉरवर्ड बायस होने का मतलब है रेजिस्टेंस अब बढ़ गया है, RB बढ़ गया है। RB बढ़ने का मतलब है IB तुम्हारा कम हो गया है। IB कम होने का मतलब है IC भी तुम्हारा कम हो गया है। और अगर ये फैक्टर तुम्हारा ओवरऑल कम हो गया तो V0 तुम्हें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, पॉजिटिव। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ये हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हाई अ CE configuration transistor produces a 180 degree phase shift। करो ना, जल्दी से 2 पॉइंट बनाओ, इस इक्वेशन को लिखो, VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC लिखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हाउ डज अ ट्रांजिस्टर बिहेव।
नहीं, रिवर्स नहीं होगा, ये एमीटर जंक्शन है ना, एमीटर जंक्शन रिवर्स बायस होगा फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। रिवर्स बायस का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, काम करना ही बंद हो जाएगा। हाँ जी, ये चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब ज्यादा फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब रिवर्स बायस नहीं, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब कम फॉरवर्ड बायस। कम फॉरवर्ड बायस का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है तुम्हारा यहाँ पे करंट कम, जिसकी वजह से आईसी कम हो। हाँ जी, इधर देखो बोर्ड पे, आई एम रिपीटिंग अगेन, क्या लिख रहे हो? यस, यू हैव टू राइट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। रिपीटिंग अगेन, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट द एमीटर बेस्ड जंक्शन शुड बी मोर फॉरवर्ड बायस्ड। मोर फॉरवर्ड बायस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर बेस्ड जंक्शन, एमीटर जंक्शन शुड बी लो। लो रेजिस्टेंस मतलब आईबी तुम्हारा बढ़ेगा, और ये बढ़े हुए आईबी का इफेक्ट तुम्हारा शो होगा आईसी में भी। आईसी बढ़ने का मतलब है ये पूरी टर्म बढ़ेगी और वी नॉट हमें नेगेटिव मिलेगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द अप्लाइड इनपुट, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द अप्लाइड इनपुट the emitter based junction should be less forward biased। इसको reverse bias नहीं करोगे। लॉजिक क्या कहता है? एमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस बनेगा, कम फॉरवर्ड ज्यादा फॉरवर्ड समझ आता है। एमीटर को कभी नेगेटिव वो रिवर्स बायस नहीं करना। सो जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये तुम्हारा एमीटर बेस्ड जंक्शन क्या हो जाएगा? कम फॉरवर्ड बायस, लेस फॉरवर्ड बायस। लेस फॉरवर्ड बायस होने का मतलब है डिप्लीशन रीजन अब थोड़ी बढ़ गई है। डिप्लीशन रीजन बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस आरबी बढ़ गई, बीई का रेजिस्टेंस बढ़ गया है। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है जो तुम्हारा आईबी होगा वो कम हो जाएगा। आईबी कम होने का मतलब है आईसी भी तुम्हारा डिक्रीज होगा। तो ये फैक्टर कम होने का मतलब है वी नॉट तुम्हारा पॉजिटिव जाएगा और सिग्नल तुम्हें ये मिलेगा। I equal to IB plus IC, I equal to IB, IC equal to IE minus IB करो। IC यहाँ पे देखो करो नोटिस। ऐसा बोलते हैं कि हमारा कांस्टेंट ये पार्ट का ये फैक्टर का काम करता है। इधर तुम्हारा कांस्टेंट अगर तुम्हारा ऐसे z इक्वल टू x, इसको और आई की तो चेंज होगा, चेंज होगा क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग हर का नाम क्या है? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सर
जितना ये बढ़ेगा ये तो बढ़ जाएगा और ये भी ये हमारी इनपुट है, ये हमारी आउटपुट आरसी तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा। आरसी तो मेरे का कांस्टेंट है, मैंने कब तक आरसी चेंज आरबी इनपुट है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये जो तुम्हारा करंट है, ये जो तुम्हारा करंट है यहाँ पे कितना फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता ही करता है, प्लस ये तुम्हारी डिप्लीशन रीजन के रेजिस्टेंस पे भी मेजरली डिपेंड करता है। ये तो फिक्स है, जितना ये तुम्हारा ज़्यादा फॉरवर्ड बायस होगा उतनी ये डिप्लीशन बैरियर के मीटर जंक्शन के रेजिस्टेंस कम होगी, उतना करंट में ज़्यादा इक्वल टू नॉट इक्वल टू सीसी माइनस आरसी को नहीं कम कर सकते, आरसीई को कम करेंगे, कलेक्टर मीटर जो तुम्हारे रिवर्स बायस बोलेगा डिप्लीशन मेजर। आरसी के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, फिक्स है। सर आपने कहा था आपके हाथ में है, आरसी और आरबी इनको चेंज कर सकते हो। इधर देखो, यस हाँ जी, इधर यस रेजिस्टेंस इज अ कांसेप्ट। देखो जो डाउट मेजरली मुझे आ रहा है 3-4 बच्चों का, इधर देखो यस इनपुट की अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, जब ये साइकिल यस इधर देखो जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आया और नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे मैं कह रहा हूं ये तुम्हारा ज्यादा फॉरवर्ड बायस होगा, ये तुम्हारा कम फॉरवर्ड बायस होगा। ज्यादा फॉरवर्ड बायस और कम फॉरवर्ड बायस होने से आरबी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं इनपुट रेजिस्टेंस की बात करूं, इनपुट रेजिस्टेंस आरबी तो है ही है जो हमने लगा रखी है। मैं जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं वो डिप्लीशन रीजन की बात कर रहा हूं, इस ट्रांजिस्टर के अंदर की रेजिस्टेंस पोटेंशियल बैरियर की। ऐसा नहीं है फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग से आरबी और आरसी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ये तुम्हारी फिक्स्ड वैल्यूज है। कौन सी रेजिस्टेंस इस पे फर्क पड़ेगा? जो तुम्हारी ट्रांजिस्टर के अंदर के जंक्शन J1 और J2 है। J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, J2 जंक्शन रिवर्स बायस। क्लियर हुआ? ये हमारा आज अभी कवर अप हुआ है हमने ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर इन सीई कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारा एक और लेक्चर अभी लगेगा, नहीं आधा लेक्चर और लगेगा, गेन्स का बचा है, गेन्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। वो सारा आज का लेक्चर क्लियर है, पिछले वाले क्लियर है, सारी चीजें कुछ करो पूरे लेक्चर।